मैं एयरफोर्स में आया हूँ, क्यों नेवी छोड़ा है या। पर ये इंडिया पाकिस्तान में ये मसलब नहीं चलता ये। वाइफ एक ही रखना चाहिए। और नेवी के जो वर्दी हैं वो तो बिल्कुल अव्वल है। वीर गाथा में हमारे साथ आज हैं एयर चीफ मार्शल NC सूरी, जो कि एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हुए और उन्होंने पार्टीशन का दर्द देखा, उसके बाद फोर्सेस को ज्वाइन किया, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया और आगे बढ़ते बढ़ते वो एयर चीफ मार्शल बने इंडियन एयरफोर्स के। सर, आप हमारे साथ हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। आपने इतना कुछ जिक्र कर दिया मेरे बारे में, ये असलियत है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ जो मुझे भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी जो मैं अपना देश का सर्विस कर सकूं, और वो जितना मैं कर सका वो मैंने किया और ऑनेस्टी से। और आज इस उम्र में 92 साल के उम्र में मैं सोचता हूँ, जब मैं पीछे बचपन से आके देख रहा हूँ, खुशी है जो मैंने ये आर्म फोर्सेस में एयरफोर्स ज्वाइन की है। और मैं तो जब ये बस प्रार्थना है भगवान से, जो मर जाऊँ तो फिर अगले जन्म में भी मुझे एयरफोर्स में ही अगर नौकरी दिलवा दे तो मैं बड़ा खुश रहूँगा। सर, कैसे सोचा आपने कि आप फोर्सेस में जाएंगे या इंडियन एयरफोर्स में ही जाएंगे? मैंने सुना आप तो नेवी ज्वाइन करना चाहते थे। नेवी में तो मैंने ज्वाइन किया, कैडेट था, नेवल कैडेट था जी मैं। पर वो नेवी के हमारे भाई बहन वहाँ पे वो अजीब से हरकत करते हैं। वो मैं आज समझा रहा था, अब देखिए उनके पास गैंगवे है, वो गैंगवे को नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के लिए वो रोप लैडर और रफ सीज में कुछ मुझे जजा नहीं। और नेवी के लाइफ मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं है। अब ये क्यों इस तरह सोचा, पहले क्यों मैंने सोचा जो नेवी के जो वर्दी हैं वो तो बिल्कुल अव्वल है। वो बड़े स्मार्ट लगते हैं, शायद वही जस्ट इंटरेस्ट थी। वाइट यूनिफॉर्म्स, वो मंकी जैकेट्स पहन दें, बो पहन दें तो कोई हमारा तो देख भी लेगा, स्पेशली लेडीज। अच्छा, वो बैक ऑफ माइंड में चलता होगा उस समय। कुछ क्यों। और इससे मुझे विश्वास है जो कुछ आपको करना है कोई और कंट्रोल कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। वही आपको भेजता है जहाँ भी जो भेजना है। तो सर, आपने बताया नहीं कैसे आपको लगा कि मुझे जाना है, या आर्मी ही या नहीं। ये तो बस आज के जब पहले मैं प्रिंस ऑफ वेल्स मिलिट्री कॉलेज देहरादून में था। वहाँ से JSW शुरुआत की 1948 में, 1 जनवरी को वहाँ ज्वाइन किया। उस वक्त मैं नेवल कैडेट था। फिर वहाँ से एयरफोर्स में चेंज किए, और जब एक दफ़ा एयरफोर्स में वहाँ ट्रेनिंग शुरू हो गई, उसके बाद मैं कभी नहीं सोचा क्यों मैं एयरफोर्स में आया हूँ, क्यों नेवी छोड़ा है या क्यों आर्मी नहीं गया हूँ, कभी नहीं सोचा। दोस्तों के साथ के कुछ किस्से याद हैं आपको सर? नहीं, ये आपका जो एरोप्लेन है ना जी, वो आपके सिस्टम में घुस जाता है। और जब आप अकेले फ्लाई कर रहे हैं, उसका लुत्फ तो मैं समझा नहीं सकता, मुझे बड़ा मुश्किल है। वो तो एक्सपीरियंस करना है आपने, अगर आप कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। पर ये एयरलाइंस में नहीं कह रहा हूँ जो अपने बैठ के इंडिगो में बैठ के या अगले सीट में बैठ के अकेले
जो हमें ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी चीज़ है। वो आप अकेले हैं और वो खुदा आपको ऊपर आपके साथ। फ्लाइंग इज रिस्की सर, है ना? हाँ जी, रिस्क तो है, फ्लाइंग में रिस्क तो है। हाँ जी, वो तो कितने है। कितने हमारे एक्सीडेंट्स हुए, कितने फाइटर्स गिरे, आंकड़े जो हैं हाँ जी, वो बताते हैं कि इट इज़ रिस्की, इट इज़ अ रिस्की प्रोफेशन। 42 साल फ्लाइंग किए मैंने। उसके बाद भी मैंने सिविल साइड पे भी थोड़ा थोड़ा सा फ्लाई किया। एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये कुदरत की बात है, ये इसमें किसी को शाबाशी नहीं दे सकते। हाँ जी। शायद अल्लाह मियाँ ने सोचा जो इसको जब ये रहने दो सब है। सर आपका इंडिपेंडेंस से पहले का घर लाहौर में आपने बताया मुझे था। पहले वो मेरे पिताजी रेलवे में थे, तो हम तो ईस्टर्न सेक्टर में थे, बदरपुर। फिर वहाँ से फिरोजपुर अपने एक रिश्तेदार के साथ रह रहे थे। लाहौर में, हाँ, वो मॉडल टाउन में रेंटेड अकोमोडेशन था। 102 ई ब्लॉक, मुझे अभी तक हमको याद है। याद है। हाँ, तो वो पार्टीशन का जो दर्द है, जो जो भी घटा उस समय, वो याद है आपको? वो तो सबको याद है जिन्होंने देखा है। आपको फेस करना पड़ा था सर? नहीं, मुझे तो कुछ किसी चीज़ की फेस करने की नौबत ही नहीं आई। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो जो कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा था, जो कोई ये वो क्या कहते हैं, वो अपना न्यूज़ रील में दिखा रहे थे या न्यूज़ में, उससे बड़ा दुख होता था। हम हिंदू और मुसलमान बिल्कुल जानवरों को जैसे एक दूसरे के पीछे पड़ गए थे। अब इससे ज़्यादा लफ्ज़ तो मैं मुझे पता नहीं और किस तरह मैं इनको रेफर करूँ। आप लोग भारत में पहले आ गए थे? हाँ जी, हम 12 से पहले आ गए थे। कितना पहले सर? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। तो आइडिया हो गया था, ऐसा था सर? नहीं, वो तो सब ये जो 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 हो रहा था, हरकतें हो रही थे, ये तो न्यूज़ में वो तो कहीं नहीं रोक सकते थे। और इस तरह जिस तरह मैं अपने मुस्लिम दोस्त के साथ या अफगान दोस्त के साथ बैठा हुआ स्कूल में, वो देखते हैं तो गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता है ये हिंदू है, मैं कहता हूँ ये मुसलमान है। ये तो पैशन कर देते हैं। मुझे बड़ी दुख है, और ख़ास तौर दुख इस बात की है जो अभी भी इतने साल हो गए पार्टीशन से, हम दोस्ती नहीं कर सके। बस एक दूसरे को मारने को जरूर तैयार है। सर अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर आप अपने अंदर के सोल्जर को थोड़ा साइड में रखेंगे अभी, और एज ए ह्यूमन बीइंग सोचेंगे, जब आप और ये सोचेंगे कि मैं वहाँ पे पैदा हुआ और उसके बाद 2 लड़ाइयाँ उनके खिलाफ ही लड़नी पड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ, कभी आता है दिमाग में ऐसा सर? कुछ नहीं? दुख तो ये होता था। देखिए, जो हमारे जमाती थे स्कूल से, वो तो बड़े हाई हाई पोजीशन में पाकिस्तान में उनको एम्प्लॉय किया गया था। वो भी दुख इस बात की थी जो फौजी थे सर? हाँ जी, वो भी फौजी थे? हाँ, फौजी थे, खासतौर आर्मी में। और शेरियर खान, ये आपके भोपाल के, असल तो वो शेरियर खान साहब के वहाँ के थे, हमारे जमाती थे। जी, जमाती मतलब एक क्लास में साथ में पढ़े? हाँ जी। नहीं, शायद वो 1 साल मुझसे छोटे उम्र में थे। हाँ, शायद, हाँ। ठीक है। दुख तो होता था जो
ये हमारे दोस्त थे। हम्म, और मुझे ये पता जब वो पाकिस्तान से आए थे, मैं उस वक्त वाइस चीफ था, एक पोजीशन लोअर चीफ से। मैंने उनको अपना हवाई जहाज दिया एयरफोर्स का, उनको भोपाल ले जाने का। ये कौन से ईयर की बात है सर? 91 में आई बिकेम चीफ। 90 का 1990 90। बिटवीन 90 और 91, हाँ, ठीक है। शेरिया खान इस तरह इतने दूसरी चीज़ें होता है, पर झंझट ये है, अब क्या कर सकते हैं आप। मेरा चौकीदार यहाँ, उसका नाम ज़हीर है, बड़ा शरीफ आदमी है। वो मुझसे बात करता रहता था, जो वो हिंदू एरिया में रह रहा है, वो बहुत खुश है। और मैं उसको समझाने की कोशिश की, जो देखिए आप ये हिंदू मुसलमान छोड़ दें, आप मक्का जाइए, वो जो सिस्टम जो हैं बिल्कुल हिंदुओं का रहेगा। वही उस तरह चक्कर लगाते हैं अराउंड द मक्का। जैसे हम परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोई डिफरेंस है नहीं। अब देखिए ये अब कुरान शरीफ में एक तो मोहम्मद अली का कुरान शरीफ था, वो शायद वो राइट्स के टाइम में लिखा हुआ गया। पर दूसरा अगर आप ये जिस तरह अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया का जो उसमें लफ्ज़ाती दूसरे हैं। पर ये इन चीज़ों में कौन क्या कह सकता है। देखिए एक सेक्शन है, ये हमारे जो प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, मौलवीज हैं, इनने भी तो नौकरी करनी है। तो जब अगर हम सब इकट्ठे में ये गले मिलते रहे तो उनको कौन देखेगा। जी सर, अब इतने मेजर वॉर्स जो हुए वो आप सारे आपने देखे हैं, सब में पार्टिसिपेट किया, 62, 65, 71। सो एक सुपर वेटरन से मैं इस टाइम बात कर रही हूँ। तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे सर आपके 62 की युद्ध में? किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया था? 65 में कैसे पार्टिसिपेट किया था? 62 से शुरू करते हैं। आपकी इजाज़त हो ये अंग्रेजी में मैं बोलूँगा इसका। ठीक। These wars that were fought, I fought as a commitment to my nation. It was not that I am fighting a Muslim or a Hindu. It was India, Pakistan, two different countries. Religion had no place in that. That is the way I looked at it. Because मुझे बचपन से ये You're talking about 65 सर? मैं सब वॉर्स का कह रहा हूँ। अच्छा। 71 का इसमें कभी इस तरह नहीं सोचा जो मुसलमान नहीं, पाकिस्तान। वो पाकिस्तानी मुसलमान हुए वो तो दूसरी बात है। वो हिंदू भी हैं वो पाकिस्तान में। तो यही बस मैं कह सकता हूँ, मैंने कभी ये इस तरह ये जो मजहब है, मजहब मैंने कभी इन चीज़ों में शामिल नहीं किया। और जब मैं देखता हूँ ये शामिल हो रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है। थोड़ा बताइए सर 62 के बारे में, आपका क्या पार्टिसिपेशन था उसमें? उसको मैं जिस तरह कह रहा था 1962 में मेन वॉर तो हमने हवाई जहाज तो इस्तेमाल किए ही नहीं। हाँ 62 में ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ 62 में वो ईस्टर्न सेक्टर में उस वक्त अगर हम हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं तो
रिजल्ट बड़ा फर्क होता है। कृष्णा मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसीजन दिया। कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपना ताकत लगाया शायद उसमें। वो कृष्णा मेनन तो बेसिकली कम्युनिस्ट थे। मुझे उस वक्त बहुत जूनियर था मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस कृष्णा मेनन का बस यही है, जो हर टाइम वो जब जहाँ का ही मैं होता था 5-6 दफ़ा वो आए वहाँ, और मैं उनका लिएजन ऑफिसर था। और वो 2-2 दिन के ट्रिप करते थे, कभी 3 दिन के। तो 3 दिन उनका सेवा करना पड़ता था। 65 से क्या याद है सर आपको? 65 में हलवारा से ये स्क्वाड्रन में था वहाँ। तब आप क्या थे सर, विंग कमांडर? उस वक्त मैं उसको विंग कमांडर था। 65 हाँ जी। विंग कमांडर था वो, अटैचमेंट था वो। तो सीओ साहब जो थे वो भी विंग कमांडर थे। उनका नाम था बर्टी वेयर। वहाँ पे लड़ाई के वक्त किसी को टाइम नहीं मिलता जो बैठ के जिक्र करें इन चीज़ों का। सब अपने ख्यालात में रहते थे, कल क्या होने वाला है, रात को क्या होने वाला है, उस वक्त दूसरों से सोचों में रहते। उसका तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ। पर मैं बड़ा खुश हूँ जो मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो ये 3 वॉर्स के किसी तरीके से तो एक्सपीरियंस किया उनका। और मैं समझता एक दफ़ा आप दुश्मनी कर लें, उसके बाद दोस्त बनना बहुत आसान होता है। पर ये इंडिया पाकिस्तान में ये मसब नहीं चलता है। ये यहाँ पे तो एक दफ़ा लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई है, वो कभी नहीं हो बंद होगी। तो ये मैं ज़रूर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए तो कोई भी हुकूमत नहीं है जो हमें हरा सके। हालांकि आज भी मोदी साहब के रजीम में कोई हमसे नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, आप अपना रिसेंट इवेंट्स देख लीजिए, किसी ने मोदी साहब को बैंड नहीं कराया। वो नहीं है कोई नॉनसेंस है। सर 71 के बारे में बताइए, आप कहाँ पे थे सर? 71 में मैं पठानकोट में था। अब मैं स्क्वाड्रन को कमांड कर रहा था जी। कमांड का मतलब ये है जो सब आपके हवाई जहाज और जितने पायलट्स, लड़ाकू पायलट्स हैं, और सब आपके कंट्रोल में हैं। आप उनको अपने साथ ले जाते हैं या अलग अलग सेक्शन में जाते हैं, पर आप जरूर उनके साथ शामिल रहते हैं। जी। तो आपने क्या ऑर्डर्स दिए थे उनको, क्या था आपका उसमें? जितने टारगेट दिए उनने वो पाकिस्तान में जी। वो क्लोज सपोर्ट के टारगेट थे, ऑयल रिफाइनरी के टारगेट्स थे, स्टोरेज डंप्स थे, आर्टिलरी पोजीशन थे। ये सब इशुगल कनाल का भी एरिया के, लाहौर का एरिया, खेम कलन एरिया। जी। लड़ाई दूसरी चीज़ है। उस वक्त आप नहीं सोचते हैं मसब किसका क्या है। उस वक्त तो वैसे वो दुश्मन है, दुश्मन से लड़ाई करनी। सर कितने तरीके के एयरक्राफ्ट आपने उड़ाए हैं अब तक, और सबसे ज़्यादा कौन सा उड़ाया है? पहले तो मैंने 84 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। और जब मैं एयरक्रू एग्जामिनिंग बोर्ड में था उस वक्त कोई मुझे नहीं कह सकता था ये हवाई जहाज क्यों चला रहे हो, वो क्यों।
वो आप डिसीजन ले लेते। जी। जब चीफ बन गया तो किसी का तो हिम्मत नहीं होता जो कहने को जो नहीं कर सकते हैं आप। तो मैं तो बस साइन करके उनके साथ एक पायलट एक्सपीरियंस पायलट साथ और वो इतने आवर्स बहुत रेयरली ही पायलट्स चलाते मेरे हैं। पास थोड़ा से 6,000 से थोड़े से घंटे ज़्यादा हैं फ्लाइंग के। 84 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाई किया। हाँ, एक ही स्पेशल है, मेरा एक्सीडेंट एक भी नहीं हुआ। वो फोर्स लैंडिंग्स हुए, वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में ये वो, पर डैमेज ना एयरक्राफ्ट को है ना मुझे हुआ। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के अलावा आप एक इमरजेंसी लैंडिंग बता रहे थे मुझे, हाँ जी, वो क्या था वो सर? हंटर का था। वो क्या हुआ था वो सर? 1965 उसमें पता नहीं क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। वो मैं तो समझा था जो वो फ्लेम आउट का मतलब वो बंद हो जाएगा इंजन, पर वो नहीं हुआ। वो फिर शुरुआत दिमाग हो गई, में इंजन न गया। और देखिए, आपको अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स में इतनी बिलीफ हो जितना मेरे ही है, तो आप तो मतलब समझेंगे कुछ नहीं सोच सकता आपको। जी। वो देखते आपने सर सोचा था कि पहले तो एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप आए थे नेवी में, हैं। कि पहले तो आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और फिर आप तरक्की करते करते एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे, ये सब कभी दिमाग में आया था? नहीं जी, कभी नहीं आया था। ये बड़ा डिफिकल्ट है आपको समझा। अभी आपको मैं अपने मंदिर में ले जाऊंगा ऊपर, और फिर आप देखना क्यों मैं ये कह रहा हूँ। वहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, वो देख के आप हैरान हो जाएंगे, वो आप ही होते हैं ना। आपने हंटर सबसे ज्यादा उड़ाया है सर? हाँ जी, हंटर सबसे ज़्यादा है। और हालांकि इराक में जब वहाँ पे मैं चीफ इंस्ट्रक्टर था, वहाँ पे भी कोई 8 या 10 टाइप्स ऑफ हवाई जहाज उड़ाए थे। और वहाँ पर इराक में शुरुआत उन्होंने की थी वो रोड पे टेक ऑफ करना, अच्छा। बगदाद से। वो इराक पोस्टिंग बड़ी फर्स्ट क्लास पोस्टिंग थी। वहाँ के मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये रात में जो रात ये बात पार्टी का डर तो सबको था, पर जिस तरह से उसको मारा प्रेसिडेंट को, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं था। कदर करना पड़ता है, करना चाहिए। मुझे तो इराकी मेरे तो बड़े दोस्त थे, उनके साथ आप अगर अड़क पीजिए तो वो हमेशा आपके दोस्त बन जाते हैं। जैसा ये ईरान में उनका, पता नहीं आपने वो शीश कबाब देखा? वो शीश कबाब मुँह में डालिए, वो बिल्कुल मलाई के जैसे वो पिघल जाते हैं। अच्छा। ये खासियत। और ईरान में तो वहाँ पे जूती पहनने का तो चांस ही नहीं मिलता था। वो सब कार्पेटेड एरियाज हैं, एक जगह से दूसरा, और वहाँ पे अल्लाह मियाँ का सब वो शिया जो बड़े स्टॉन्च हैं उसमें। जी। आपका जो टेन्योर रहा एज एयर चीफ मार्शल सर, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डिसीजंस आपके क्या रहे?
क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा जो आपको अब तक याद है और आपको उसकी सेटिस्फैक्शन भी है कि हाँ मैंने ये किया तो बहुत इंडक्शन ऑफ वुमेन, जो वुमेन को मैंने इंडक्ट किया एयरफोर्स में। आप बता रहे शु- पहली बार था। हाँ, पहली बार स्टार्ट किया एडमिन ब्रांच से, फिर उनको फ्लाइंग ब्रांच पे मैं रिटायर करने के पहले स्टार्ट करती थी। और गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर ये इसमें सफल हो जाए तो सारे ब्रांचेस ओपन करना चाहिए वुमेन को। और आज यही है। आपको डाउट नहीं हुआ सर? बड़ा है जी। मैं समझता हूँ जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूँ, कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा है साथ, मैं हटता नहीं हूँ। जी। आई एम नॉट एज बैड एज ट्रम्प। तो मैं हटता नहीं हूँ उससे, बिकॉज मैं सोच के करता हूँ। पर वॉइसेस तो होंगी सर ऐसी भी जिन्होंने आपको बोला होगा कि सोच लो दोबारा। नहीं, किसी ने नहीं बोला। मैं ना किसी से डिस्कस किया, 3 लोगों से खाली डिस्कस किया था। डिफेंस सेक्रेटरी को कहा मैंने ये केस दे रहा हूँ, आप रक्षा मंत्री को दे दीजिए और प्रधानमंत्री को। और खासतौर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बड़े अव्वल अफसर थे, और डिफेंस सेक्रेटरी अपना इन्होंने बोला, वो सब सहमत थे। उन्होंने सवाल ही नहीं पूछे। और मैंने ना थल सेना ना नेवी से न किसी से जिक्र नहीं की थी वो डिसीजन। और शुरुआत में 12 वैकेंसी थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में, और एप्लीकेंट्स 20,000 से ज़्यादा आए थे। पर वो नावल था, वो जो ये तो सबसे बेस्ट वुमेन आ गए थे आगे। और जो सिलेक्शन बोर्ड में पहला बैच जो गया था, हैरानी की बात यह है, जो इनमें से डेरी से जो लोअर स्कोलर थे उनके नंबर ज़्यादा थे मैन के जो उनके साथ थे सेक्शन में। दे परफॉर्म वेरी वेल। तो उसके बाद एक दफ़ा नॉवेल्टी हट गई, तो फिर तो मैंने नॉर्मल। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो लेडी ऑफिसर्स ठीक बैठी सर? हाँ, अभी तक मिलते रहते हैं मुझे। और मैं बड़ा खुश होता हूँ उनको देख के। अब तो वो जानते भी नहीं ये कौन बुढ़ा कौन है। वो ये अपना देश, ये हिस्ट्री में हम लोग भी ये ध्यान नहीं देते। हाँ, पर वो जो उनने परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। हिस्टोरिकल डिसीजन है सर। जो कुछ थे इसके अलावा ये था, एयरफोर्स सॉन्ग उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, थोड़े से और चीज़ें इंट्रोड्यूस किए थे। और सबसे ज़्यादा तो ये था जो ये रिलेशनशिप भाईचारा का था। ये कभी नहीं मैं किसी को महसूस करना कि अपॉर्चुनिटी भी दी, जो वो समझे जो मैं चीफ हूँ, और वो इज्जत देते थे मुझे। तो कभी ये नहीं लगा जो ये आदमी विंग कमांडर है या जो ग्रुप कैप्टन है या फ्लाइट कैप्टन है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। मेरे लिए तो सब वो आपकी फैमिली बन जाते, परिवार बन जाते हैं। अभी में और तब जब आप एयर चीफ रहे और अभी
जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ फ़र्क लगता है, डिफरेंस लगता है? देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस सर। वो बड़ा चेंज हो गया जी, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। देखिए, वंस मटेरियलिज्म सेट्स इन द वर्ल्ड, अब आपको what can be a better example than America? Because they have the wealth. Now, uh, Trump is telling France that I will charge you 200% tariff for your wines. Because पूरा यूरोप तो पैसे तो फ्रांस से, ये क्या कहते हैं, अमेरिका से आए हैं। अब ये मटीरियलिज्म, जहाँ पैसे ज़्यादा आ जाए, मुसीबत शुरू हो जाती है। आज कैसे देखते हैं सर? इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए, 92 इयर्स के हो गए हैं आप, टचवुड। अभी 93 हो जाएंगे जुलाई में। 93 हो जाएंगे। ग्रेट लाइफ सर। सो कैसा लगता है अभी आपको, जब आप इवेल्युएट करते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद क्या लगता है? निवृत्ति, इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ आपको। मैं पहली बार आपको मिला हूँ, पहली बार अब्बास को मिला हूँ। आप में से, दोनों में से किसी ने महसूस किया जो मैं आपसे जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ? हाँ, पहली बार नहीं लगा सर। जी। तो मतलब तो ये, मैं समझता हूँ अगर आप प्यार कर सके, ट्रू लव, उससे बेहतर कुछ नहीं, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ जरूर है, वाइफ एक ही रखना चाहिए। Okay, what makes you say that, sir? वाइफ था लीडर्स। मैं समझता हूँ women empowerment at सब home. बाहर जाके शेर बनते हैं, घर में आके वो चूहे के चूहे रह जाते हैं। They must have their way, and a woman is very strong जी, mentally. there. सो घर में ये मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन अच्छी है या खराब है? मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन एट होम। निवृत्ति, मैं ये आपको कह रहा था, मैं तो कभी आपको मिला नहीं था। हाँ जी। मैं ये इंटरव्यू देना ही नहीं चाह रहा था। मुझे पर पता नहीं क्यों आपने पता नहीं कोई फोर्स लगा दिया ऊपर से, तो करना यस बोलना बोल दिया। थैंक यू सर, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। सो हमारे साथ आज बात कर रहे थे एयर चीफ मार्शल NC सूरी, और उनका ये जो संदेश है, जो 92 वर्ष की उम्र में पूरे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, ज़िंदगी का एक पूरा तजुर्बा गेन करने के बाद उन्होंने हमको दिया है, यंगस्टर्स को दिया है, वो है प्यार करो, और प्यार से बेहतर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है सर। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ सॉन्ग, सेलिन डियोन का एक सॉन्ग है जिसमें वो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट थिंग यूल एवर लर्न इज़ जस्ट टू लव एंड बी लव्ड इन रिटर्न। So this is how we can conclude, sir, or you want to say something? No, I just want to say, you know, I have made an acronym for love. Life of Visual Enlightenment. LOVE. लव का ये मैंने नहीं है जो आई लव यू, ये प्रेम महसूस करना सबके लिए। जी। You have to feel it. So it should show in that person's personality, it should show in the way he talks, the way he reacts to you, that there is something which is known as that all of us are born equal with God. There is no one who is higher, no one is lower.
That's how I feel. And thank you very much. Thank you, sir. It was pleasure talking to you, and it was a real great honor, sir. Thank you. Thank you. Nivriti Mohan, News 9.